सिटी के सैन विनोद शुक्ला जी, हमारे विभाग के प्रमुख प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहन, इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से हमारे देश की प्रगति और विकास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काफी तेजी से हो रहा है, क्योंकि देश की प्रगति और विकास में चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चार बातें जहां होगी वहीं इंडस्ट्री डेवलप होगी, एग्रीकल्चर डेवलप होगा, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जहां डेवलप होगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ये बढ़ेगा। स्वाभाविक रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने जो तय किया है कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यही हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है जहाँ तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें मैं सोचूं को रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकार के पास रिसोर्सेस, पूरे सरकार के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कठिन है, और इसलिए मैं 95 में जब मुंबई में महाराष्ट्र में मंत्री था तो उस समय तो राज्य सरकार के पास पैसे ही नहीं थे, और मुंबई में 55 फ्लाईओवर, वर्री बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 3 प्रोजेक्ट उस समय के 8,000 करोड़ के, आज के समझ लीजिए 1 लाख करोड़ की कीमत होगी। पैसे नहीं थे और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो पैसे इकट्ठा किए, और वो सक्सेस स्टोरी इसलिए है कि पैसे सबके वापस भी हो गए और लोगों को राहत भी मिल गई, और वो सक्सेस स्टोरी बन गई। और एक बात के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि रोड के लिए ही नहीं, तो एसोसिएशन की तरफ से आप एक डेलीगेशन मथुरा लेकर, ये प्रोजेक्ट अभी तक इसकी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो यमुना में अपना मथुरा का 80 MLD स्लज मैंने हाइब्रिड एलिटी में एक प्रोजेक्ट निकाला, जिसमें 40% गवर्नमेंट के थे, 60% प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने तो प्रोजेक्ट को जीता है, और प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया। और इंडियन ऑयल रिफाइनरी जो थी वो पहले डैम से पानी, अच्छा पानी देती थी, अब वो स्लज से जो पानी निकल रहा है वो ले रही है, और उसके बदले में 20 करोड़ रुपये साल के वो त्रिवेणी इंजीनियर को दे रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, और इसलिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों में भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये सक्सेसफुल है। ये इस प्रोजेक्ट ने सिद्ध किया, जिसके कारण एक नया ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल सकता है। इसलिए इसकी केस स्टडी का आप जरूर अध्ययन करिए। मेरा सुझाव है कि बहुत सी जगह पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बहुत संभावना है। जहाँ तक रोड सेक्टर की है वहाँ तो हमारा बजट बहुत अच्छा है, और अभी भी उनको पैसे की कोई कमी नहीं। हमारा प्रॉब्लम अगर कोई है तो पैसा खर्चा करने वाले लोग जल्दी नहीं करते, ये हमारी समस्या है। और इसलिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कोई शॉर्टेज नहीं। इसका कारण प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, और अभी भी हमारे पास करीब 1 लाख किलोमीटर ऐसी रोड लेंथ है जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 13 से ऊपर, तो उसको मोनिटाइज करके हम लोग पैसा तो निकालेंगे, उससे ज़्यादा पैसा और इससे लोगों को भी राहत मिलेगी और काम भी होगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफ़ी कम है। एक बात जरूर है कि पिछले कुछ समय में जो प्रॉब्लम थी कि लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे के क्लियरेंसेस, डिफेंस की लैंड, इन सब बातों में काफ़ी समस्याएं थी।
पर अभी मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भी हम काफ़ी रिव्यू करते हैं। कि प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा, पर लगभग प्रॉब्लम निग्लिजिबल है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि 80-90% लैंड मिलेगी ना, हम अपॉइंटमेंट नहीं की। फिर एक एक सब्जेक्ट को हमने जैसे एड्रेस किया कि बैंक गारंटी 2% अब उसके लिए बैंक एक साल देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बहुत पीछे लगा और अभी हमने प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस गारंटी के बजाय प्रोजेक्ट इंश्योरेंस की स्कीम लाई है एक अप्रैल से, और वो लागू हो जाएगी तो आपको बैंक गारंटी लाने की जरूरत नहीं होगी, उससे राहत हो जाएगी। वो भी एक सुविधा है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैं कोशिश करता हूँ, पर आजकल वो नए पॉलिसी में मुझे कठिनाई आती है। रेलवे को फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड के लिए कोई नहीं, जबकि हमारी कंज्यूम करने की ताकत सबसे तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए अब ये 2-3 बातें हैं कि ये जो स्टोन प्रोजेक्ट होते हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, एसेट खरीदने के लिए कोई कंपनी बनाने के बाद उसके ऊपर हमने विचार शुरू किया है और इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। और दूसरी ओर अभी जो इंश्योरेंस फंड है, पेंशन फंड है, बड़े काफ़ी फंड्स हैं, पर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% ऑटोमेटिक रूप से अलाउ नहीं किया। तो थोड़ा सा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी अच्छा पैसा कमाती हैं। पुराने दिन जो थे वो काफ़ी निकल गए, तो किसी के पास जो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 करोड़ के आप हैं। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कंपनी भी मिलकर अपनी एक NBFC खोले, और वो NBFC को कोई फॉरेन फंड के साथ टाइप करके वो डॉलर में हेजिंग करके कम इंटरेस्ट में अपने मेंबर को लोन दे और प्रोजेक्ट के टोल राइट्स मॉर्गेज कर ले। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए नए इनोवेटिव मॉडल को ढूंढना होगा। बैंक फाइनेंस करके तो डिले बहुत होता है, समय लगता है, करके बैठ जाए तू एक धंधा नहीं। तो मैंने मजाक में कहा था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कपड़े फटने चाहिए, इतनी झगड़ा होना। वो भी स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर मैंने अभी कुछ कंडीशन उसमें रिलैक्स की। पर एक बात है कि कंपटीशन होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, कम होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा था कि स्टील और सीमेंट की कीमतें बढ़ी है और इंडस्ट्री रियली प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो मैं सोचता हूँ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। टोटल हमारे पास नेशनल हाईवे वी हैव अ टोटल ऑफ 73 टनेज विद द लेंथ ऑफ 282 किलोमीटर एंड टोटल आउटले ऑफ ₹2.5 लाख करोड़। इतना काम हमको भी 2-3 साल में वर्क ऑर्डर करने हैं। टुडे 15 टनेज हैविंग टोटल लेंथ ऑफ 40 किलोमीटर आर ऑपरेशनल ऑन नेशनल हाईवे, 34 टनेज हैविंग लेंथ ऑफ 93 किलोमीटर आर अंडर कंस्ट्रक्शन and 24 tonnage with total length of 149 किलोमीटर आर अंडर DPR stage। तो टनल में ही कितनी संभावना है ये आप सबके सामने है। The Jojila tunnel is one of the engineering marvels that we can be proud of। ये बहुत खुशी हुई, आप भी कभी जाइए। और कभी कभी एक करना है कि आम के आम गुठली के दाम भी धुलना चाहिए। और टनल से जो मटेरियल निकलता है, मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दोनों को इंजी को कहा कि जगह दे पड़ी है, वो जगह तैयार होकर वो सब डंप वहाँ डालेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये स्विट्जरलैंड से भी हमारे जो डॉलर्स था उससे भी अच्छी जगह। मैं भी जाके गुलमर्ग, बाद में सोनमर्ग और कारगिल के नीचे इतना सुंदर है, तो मैं इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स में डेवलप करना चाहता हूँ। वहाँ रोजगार होने का होगा, गरीबी होगा। और टूरिज्म ये ऐसा क्षेत्र है कि 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए खर्चा होती है। तो जोजिला टनल 14.2 किलोमीटर लॉन्ग है, बाई डायरेक्शनल टनल है और इसका एल्टीट्यूड जो है 3000 मीटर्स
और ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड कारगिल एंड लेह। तो झेरमोर, उसके बाद झेरमोर भी लगभग खुल गई और फिर इस टनल से बाहर लद्दाख लेह जाने के बाद वहाँ से हम लोग ये जो रोहतांग पास तक आते हैं, वहाँ 4 टनल बना रहे हैं। अभी रोहतांग पास में जाने के लिए पहले 3.5 घंटे जहाँ लगते थे, वहाँ 9 मिनट में गए अटल टनल से, और वहाँ से आके आप डायरेक्ट मनाली से शिमला तक, अब वो भी रोड कर रहे डायरेक्ट, उसके लिए कनेक्टिविटी आ रही है। तो लगभग श्रीनगर से जाने के बाद श्रीनगर जम्मू रोड काफ़ी काम हो गया है, और उसके बीच में कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ से अमृतसर से 4 घंटे में दिल्ली, और श्रीनगर से 8 घंटे में दिल्ली, और कटरा से 6 घंटे में दिल्ली, और वो आके यहाँ दिल्ली मिल जाएगा। तो दिल्ली के रिंग रोड को लगकर यहाँ से मुंबई का रोड 12 घंटे में मुंबई, और दिल्ली से देहरादून अब नया रोड बना 2 घंटे, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे, ये पुराना रोड अभी 3 घंटे लगता है दिल्ली में नया बना। दिल्ली से जयपुर हमने नया बनाया, एक्सिस्टिंग रोड पर 1200 करोड़ के काम कर रहे हैं, और अभी जो नया रोड सोना से है वो दिसंबर तक पूरा होगा, उसमें 2 घंटे में जयपुर होगा। तो दिल्ली से चंडीगढ़ भी 2 घंटे में हो जाएगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से दिल्ली के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में जो ट्रैफिक अंदर आता था, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कश्मीर, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के था, वो दिल्ली में आएगा नहीं। और काफ़ी कनेक्टिविटी में हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है, मुझे लगता है इससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो जो विशेष रूप से टनलिंग के बारे में मैं आपको कहूँगा कि ये जो टनल हम बना रहे हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पिछले बार आपने कुछ सुझाव दिए थे, हमने वो सुझाव काफ़ी स्वीकार किया। अभी धर्माधिकारी साहब को कमेटी है, और मैंने उनको 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को प्रायोरिटी, हमारे यहाँ मशीनरी बन सकती है, बाहर से लाने की आवश्यकता ना पड़े। इतना काम हम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ कंपनियां इसमें आगे आई हैं, और इसलिए उन लोगों के लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। ये हमने 8 लेन टनल बनाई है, LNT बना रही है दिल्ली मुंबई हाईवे पर। तो फॉरेस्ट अंडरपास है, तो नीचे में जाएंगे आप, ऊपर में जानवर और पहाड़ है, एनिमल ओवरपास है, बहुत सुंदर है। मैं भी गया था वहाँ, LNT काम कर रही दिल्ली मुंबई हाईवे पर। जितना अच्छा का अभी हमने नागपुर जबलपुर रोड पर बहुत अच्छा टाइगर के लिए किया, रोड पर टाइगर नीचे से जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अभी हमने ये तय किया कि पेड़ काटेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हमको सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, फिर भी मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना, पूरे ट्रीज हम ट्रांसप्लांट करेंगे, तो खर्चा आएगा तो करेंगे। अभी ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुल, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में 1,000 कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसप्लांट करने वाले तैयार हैं, और इसमें हम ट्री को काटे नहीं। अभी हम लोग एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, वहाँ भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टनल अंडर रिवर, तो मैं जब बेल्जियम में गया था, तो रॉटरडैम और बेल्जियम के बीच में, तो उसमें नीचे में बनाई थी, तो मैंने वो देखी थी। तो नेचुरली गंगा पर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हैं, ब्रह्मपुत्र पर बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमेंस टनल को भी आपने रिसर्च में देना चाहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये मुझे लगता है ये कॉस्ट कम हो सकती है वजह से। मुझे ये सर्वानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर को उस समय आसाम के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रचार के लिए गया, तो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ माजोली का क्या है, बोले आप ब्रिज डिक्लेयर कर दो। मैं बोला कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, या आग्रह कर रहा हूँ। बोले मैं चीफ मिनिस्टर ने बोला मैं चुनाव में कुछ जीतू देता, आप कुछ भी करो। मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठा था तो सोच रहा था जाते जाते उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया, बोले आप नहीं करोगे तो मुझे मुश्किल है। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, जो मेरा 500-700 करोड़ का। वापस आया तो डीजी ने बताया कि 6,000 करोड़ का बिल है। मुझे लगा क्या करना, मैं बोला टेक्नोलॉजी बदलो, ये करो वो करो।
तो बाद में जब टेंडर हुआ यूपी ब्रिज ने लिया, अभी में काफ़ी चेंजेस किए, तो 650 करोड़। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से और नए नए इनोवेशंस का उपयोग करने से कॉस्ट कम हो सकती है। तो टनलिंग में आप कॉस्ट भी कम करिए, क्वालिटी भी अच्छी बननी चाहिए और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। कुछ चैलेंजेस है, जैसे हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, नो कवर। अभी वो जो हमारा पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बन रहा है और -6 डिग्री टेम्परेचर, काम करना बहुत कठिन है। हेलीकॉप्टर से मशीन लेके गए हुआ, तो वो 90% हुआ है, तो काम करने में बहुत कठिन है और मुझे लगता है कि हमारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में चैलेंजेस है, वहाँ फॉरेस्ट है, नैरो रोड्स है, काफ़ी बातें हैं और इसमें काम करना बड़ी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री का काफ़ी अच्छा हुआ, तो हमारे लोग काम करने में कॉम्पिटेंट हैं। पर वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, और हम लोग इसका उपयोग करें। कहीं प्रूवन टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें रिस्क नहीं है, पर सिस्टम के लोग उसको अलाउ करने के लिए स्वाभाविक रूप से उनको भी समस्या होती है कि कल कुछ अगर गड़बड़ होती है तो लोग तुरंत चिल्लाते हैं, मीडिया फोटो छापती है, क्रैक आ गई, ये आ गई। अभी मैंने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया, तो मैं 2 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। अभी कल वो इंदौर के इंस्टीट्यूट ने भी उसको अप्रूवल दे दिया। अब मैं थोड़ा सा स्वदेशी थिंकिंग का हूँ और स्टील वालों के बारे में मेरे मन में अभी बहुत प्रेम है। मैं स्टील और सीमेंट को यूज को मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ। तो क्रैश बैरियर बाम्बू का इतना अच्छा हुआ है कि गांव किसान बाम्बू तैयार करके उसका क्रैश बैरियर बनेंगे, तो क्यों हम स्टील यूज करें और सस्ता भी होगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कॉयल हो, जूट हो, बाम्बू हो, वेस्ट में प्लास्टिक हो, रबर हो, मिट्टी में हम इम्पोर्ट करते हैं। और रोड में भी क्वालिटी, अभी मैंने 2 चीज़ अच्छी देखी। ये GR वाले बैठे, इनका रोड बहुत अच्छा हुआ मुंबई दिल्ली में, तो मुझे फर्क ध्यान में आया। बाकी मिट्टी में रोड नहीं हुई अच्छी, मैंने कहा ये चेक करो क्या हुआ। और बड़ौदा के पास वो इंजीनियरिंग ने प्रीकास्ट का काम किया, उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है। तो नेचुरली धीरे धीरे क्वालिटी में हम अच्छे कैसे और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम कम कैसे हैं। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो कैपिटल कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हो, वैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने में भी धीरे धीरे आप आपकी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के बारे में टेक्निकली जो डिटेल है, जो टनलिंग के लिए है, विशेष रूप से मुझे खुशी है कि हम लोग जो ये टनलिंग के काम कर रहे हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका भी आप एक बार सेमिनार करिए। मैं उनके साथ बैठा हूँ और मैंने उनको पीछे बढ़ा कि डीजल बना। अभी एक जेसीबी ने एक जेसीबी CNG और डीजल ऐसा बना, तो उनको रशिया का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, मेरे कारण मैं पीछे खड़ा हूँ। तो अब डीजल के बजाय मिथेनॉल, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और इथेनॉल, इसका उपयोग करने के लिए मैं पीछे, हमारे जितने IT टावर है 10,000 करोड़ लीटर डीजल यूज करते हैं, कितना पोल्यूशन होता है। अगर वही इथेनॉल की किट लगाई, मैंने काफ़ी किर्लोस्कर सब कंपनियों से बात की, अभी मैं IT मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग करने आ रहा हूँ कि उसको आप इथेनॉल में कन्वर्ट करिए, किसानों को फायदा होगा। आपको शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, स्वीट सरप्लस, राइस सरप्लस, ये कमाई नहीं होगी किसानों। तो किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेंगे तो उनका भी भला होगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश का जो स्वदेशी का थिंकिंग है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, हम इसको काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो मशीनरी की जो इंडस्ट्री है, उनकी टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस होता है। रिफ्लेक्स इंजन आ गए, अभी मुझे पता है मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार है। अब भाई इतनी सुंदर कार है, इतना कंफर्ट है, कुछ आवाज़ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। अब धीरे धीरे हम लोग आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो इंपोर्ट को करना है। एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ का, इंपोर्ट 6,000 करोड़ का। मुझे याद है कि मैं 95 में जब मंत्री था और 55 फ्लाइओवर मुंबई में बना रहा था, तो आपको आश्चर्य लगेगा
तो मैंने पहली बार MSRDC से 10% मशीनरी एडवांस और 10% मोबिलाइजेशन एडवांस, और जो मशीन इंपोर्ट करेगा उसको टैक्स भरने का ऐलान किया। ये कलकत्ता की सिंप्लेक्स वाली कंपनी थी, उनकी पहली वो मशीन वो अपना बाहिन ब्रिज पर लगी थी, मैंने उसका इनोवेशन किया। अब रेडी मिक्स कंक्रीट मिक्सर भी इंपोर्ट होते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट भी इंपोर्ट होते हैं, और ये मशीन भी इंपोर्ट होती है। अब धीरे धीरे हमारे देश में इतना हो गई, इतने मशीनें आ गई, अब हर कॉन्ट्रैक्ट के पास 10-10 पता हो रहा है। तो जय कुमार बोल रहा था मेरे पास 30-40 मशीन, और वो जय कुमार का तो मैं उदाहरण बताता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश से आया था, मैं मुंबई में था, फ्लावर बना रहा था, एक छोटा फ्लावर हाथों पर का था, उसको हमारे मुंगीरवाल जी थे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो रोते आए, सर मेरे पास कुछ काम नहीं है, आप मुझे कोई क्वालिफाई कर। मैं बोला ठीक है, मैंने रोटा ऑफिस जाके उसको क्वालिफाई किया, और वो आज LIT के बराबर काम, पूरे मुंबई की मेट्रो कोई बना जय कुमार। तो मुझे इतनी खुशी होती कि करोड़ प्रकार सामान्य व्यक्ति या 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का उसका, तो ऐसे लोगों को बढ़ने का भी मौका है। और इसलिए अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि जो काम कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम है। कंपटीशन में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, मशीनरी पर जो कैपिटल कॉस्ट है जो इंपोर्टेड है उसको यहाँ बनाकर सस्ता करना, इफिशिएंसी अच्छी लाना, इसके लिए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया करना। आप जैसे लोग, जैसे आपने टनलिंग में इंटरेस्ट लिया, आगे टनल टेक्नोलॉजी के साथ टनल इक्विपमेंट, इसको भी आप करिए, और इक्विपमेंट वालों को बोलो डीजल नहीं यूज करना, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग हमारे देश के स्वदेशी फ्यूल को जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है उसका उपयोग करें। और इसलिए आपने आज के सेमिनार में, वैसे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप थक जाओगे, मैं नहीं थकता, तो आप चिंता मत करें। इतने कॉन्ट्रैक्टर बढ़ने चाहिए, सब एक दूसरे में स्पर्धा करनी चाहिए, हमको सस्ता रेट मिलना चाहिए और क्वालिटी का काम होना चाहिए। तो कमाई करिए, कमाई करना गुनाह नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई इसमें रोड सेक्टर में एसोसिएट इसमें और आगे जाकर ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इकोनॉमिक वायबिलिटी, ऐसे और कौन से सेक्टर में आ सकते हैं, मॉनेटाइजेशन कहाँ का हो सकता है, इसका अध्ययन करके आ गया है। और मॉनेटाइजेशन सब जगह हो सकता है। एक बार मैंने एविएशन मंत्री को कहा था कि दिल्ली के एयरपोर्ट का उत्पन्न इनकम कुछ 1800 करोड़, तो मैंने कहा मैं आपको एक सुझाव दूँ, ये 1800 करोड़ को 20 साल के लिए मॉनेटाइज करना, तो मेरे अंदाज से आपको 22 से 25 हज़ार करोड़ मिलेगा, और 25,000 करोड़ के 100-150 एयरपोर्ट बना दो, तो उसी हिस्से से बन जाएगा, उसका इनकम मिल जाएगा। तो मॉनेटाइजेशन का काम शुरू हो गया, अभी पावर ट्रांसमिशन लाइन मॉनेटाइज हो रही, पावर प्रोजेक्ट मॉनेटाइज हो रहे हैं, अभी काफ़ी बड़े पैमाने पर मॉनेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक कैपिटल मार्केट से पैसा मिल रहा है, शेयर इकोनॉमी, इंश्योरेंस इकोनॉमी एंड पेंशन इकोनॉमी हमारे देश में बहुत कम है, काफ़ी बढ़ रही है, और इसके कारण रोजगार भी तैयार होंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम। तो इकोनॉमी की ग्रोथ है, काफ़ी बढ़ रही है, थोड़ा बहुत अड़चन है कि वर्ल्ड लेवल पर इन्फ्लेशन भी है, कभी कभी संकट आती है, यूक्रेन और रशिया की वार के कारण भी समस्या है। अभी कोयला हमारे देश में काफ़ी माइंस ओपन हो रही है, फिर भी कोयले की डिमांड बढ़ रही है। अभी कोल गैसिफिकेशन में हम जा रहे हैं, मीथेन बनाएंगे, मीथेन से DME बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट की कमी है, तो मैंने हमारा कोल इंडिया हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट इम्पोर्ट हुआ है। तो काफ़ी जगह पर डेवलपमेंट हो रही है, और आने वाले समय में ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और उसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में सब सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज is very important. I always tell to people that innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. And the other important thing is conversion of waste into wealth. ये दिल्ली में यहाँ कचरे की फैक्ट्री पड़ी है, कौन सा गाजीपुर में,
गाजीपुर। हाँ, तो मैं वो खाली करके दिल्ली मेरठ में डालने की मैंने इतनी कोशिश की कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं हो पाया। वही झगड़ा, यूडी बोली मेरा काम है, कारपोरेट बोली मेरे पास पैसा नहीं, और उसमें वो रह गया। अभी कुछ काम शुरू है, हर जगह पर कोई ना कोई नया इशू, नई डेवलपमेंट आ रही है, नई विजन आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक वायबिलिटी इम्पोर्टेंट है। जो माइंड सेटअप था कि हर चीज सरकार करेगी, सरकार के पैसे से होगा, तो वो संभव नहीं है। और जहाँ कॉम्पिटिशन आती है वो फायदा ही होता है। ये एविएशन का उदाहरण है। मैं आज से करीब 15 साल पहले नागपुर से मुंबई जाता था, टिकट 7,000 रुपये। अब 15-20 के बाद आज टिकट हो गया 2400 रुपये 3,000। तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते समय हम लोग धीरे धीरे कंपटीशन से डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ भी होगी, और क्वालिटी के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और सब चीज़ों के अल्टरनेटिव, विशेष रूप से जो इम्पोर्टेड मशीनर्स है, मटेरियल है, हम हिंदुस्तान में तैयार करें। अभी ये जो स्टील की बात मैंने कही, ग्लास फाइबर स्टील, अगर ये जल्दी मेरी कोशिश है, अगर ये हो गया तो आप फैक्ट्री डालो, आप प्रीकास्ट की फैक्ट्री डालो। अभी वो पूना वाला साल भर के लिए बुक हो गया, धीरे धीरे फिर आप तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी प्रीकास्ट का काम आएगा। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबका फायदा, ऑल स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट है। और इसलिए अभी 2.5 लाख करोड़ की हमारी टनलिंग का अभी ये केवल अभी है, इसके बाद बढ़ सकता है, क्योंकि नए हाईवे बन रहे हैं, नए रोड बन रहे हैं, नए डीपीआर बन रहे हैं, तो और बढ़ेगी। तो हम यहाँ अगर स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्ल्ड में टनलिंग के एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी एक समय हमारे यहाँ टनलिंग के लिए स्विट्जरलैंड से, यूके से, बाहर से कंपनियाँ आती थी। अगर हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी तो हमें बाहर काम मिलेगा, और वर्ल्ड में पोटेंशियल है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इंडिया में नहीं तो जो कैपेबिलिटी बढ़ेगी उससे वर्ल्ड में भी हम जाकर काम कर सकेंगे। तो उसके लिए हमको मोर इकोनॉमिकली वायबल, कॉम्पिटिटिव इन कॉस्ट, और इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेलेंट, ये जब होगा तभी ये हो पाएगा। और इसलिए आपने जो टनलिंग के इनिशिएटिव लिया है उसको और आगे बढ़ाइए। आपके जितने सुझाव होंगे वो धर्माधिकारी साहब को दीजिए। मैं निश्चित रूप से आपको इसमें जो भी सुझाव आएंगे उसमें मदद करूँगा। मैं भी अजय जी से बात कर रहा था तो दिल्ली का पूछ रहे थे, आप दिल्ली के ही हैं, तो हम दिल्ली के आजू बाजू में 7,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम के राहत के लिए दिल्ली गुड़गांव रोड पर 1200 करोड़ के नए फ्लाईओवर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इक्को चौक, सिग्नेचर, राजू चौक फ्लाईओवर बनाए, हीरो होंडा पर भी बनाया, धोलाकुआ का ट्रैफिक जाम का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और धीरे धीरे एक रंगपुरी से महिपालपुर, यहाँ भी हमने नेल्सन मंडेला से उसरपुर तक हम लोग शिव मूर्ति के पास इंटरचेंज करके एक टनल बना रहे एयर स्ट्रिप से नीचे से, और डायरेक्ट जोड़ देंगे तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद में नया रिंग रोड मैंने बहुत कोशिश करके एजी चीफ मिनिस्टर मिलकर दिया, बहुत कठिन काम है, 8,000 करोड़ का बना रहे, जो UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है। NH1 से शुरू होकर NH8 को मिलता है, और ये करीब रिंग रोड 2004-5 में प्रस्तावित था, अटका हुआ था, अतिक्रमण था, बहुत प्रॉब्लम थे। 8,000 करोड़ हमारा मंत्रालय 76 किलोमीटर रोड पर खत्म से काम शुरू हो गया, और निश्चित रूप से ये NCR के ट्रैफिक को कम करेगा। फिर कराला कांदावाला रोड का पैकेज है 2,172 करोड़ का, इसमें NH1 पर 3% काम हुआ है। कराला कांदावाला रोड से नांगलोई नजमगढ़ तक का ये भी 2,000 करोड़ का काम है, ये भी शुरू हो गया। नांगलोई नजमगढ़ रोड से द्वारका सेक्टर ये 1,100 करोड़ का, ये भी 8% काम हुआ है। बवाना औद्योगिक क्षेत्र से सोनीपत बाईपास ये भी 1,800 करोड़ का, इसका भी काम शुरू हुआ है। दिवाऊ कला से बहादुरपुर बाईपास ये भी 900 करोड़ का, ये भी काम 5% हो गया है। दिल्ली में अक्षरधाम से EP इंटरचेंज, ये भी अक्षरधाम पुस्ता रोड जो लोनी EP इंटरचेंज बागपत रोड तक, ये करीब 3,500 करोड़ रुपए का काम है, 32 किलोमीटर 6 लेन कनेक्ट का, ये भी काम शुरू हो गया, 23 तक पूरा हो जाएगा। यूपी हरियाणा बॉर्डर से सोनीपत तक
1200 करोड़ की लागत से 4 लेन 45 किलोमीटर, ये भी काम दिसंबर 21 में पूरा हो जाएगा। गुड़गांव राजी चौक सोना रोड पर अभी 2008 करोड़ की लागत से ये भी 22 किलोमीटर गुड़गांव सोना 6 लेन हाईवे और फ्लाईओवर बन रहा है। जो आप कह रहे थे दिल्ली कैसे कनेक्ट होगी, वो सोना से है। अंदर में भी हमने फ्लाईओवर बड़ा बनाया, काफ़ी मैं गया था तब पूरा हुआ है। इस्लामपुर, बादशाहपुर, अलीपुर, धुनेला से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और हरियाणा के भीतर गलियारों में 2 पैकेज है। राजी चौक से बादशाहपुर ये करीब 10 किलोमीटर है और एलिवेटेड रोड है सुभाष चौक पर। मुझे दिल्ली की जगह बहुत कम मालूम है नाम के मुताबिक में। तो मुझे लगता है ये बहादुरपुर से बादशाहपुर से सोना तक ये भी काम हमने एलिवेटेड रोड का और एक फ्लाईओवर 3 अंडरपास ये भी काम हो रहा है। दिल्ली मोहाना सोनीपत ये 1600 करोड़ का काम है। ये भी दिल्ली अम्बाला जालंधर मार्गों को डिकन्जेस्ट करेगा और पश्चिम पंजाब से मेरठ तक जाने का सीधा छोटा रास्ता हो जाएगा। ये 22 तक पूरा हो जाएगा। दोनों पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे बना दिए हमने दिल्ली के 12,000 करोड़ के। अब मैं आप मुझे सहयोग करिए, मेरा प्रपोजल तैयार हुआ है कि दिल्ली के पूरे गोडाउन, होलसेल मार्केट, कंटेनर डेपो मैं पूरे पेरिफेरल रोड पर ले जाना चाहता हूँ ताकि दिल्ली को एकदम शुद्ध हो। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है और केजरीवाल को भी दिया है और एजी को भी दिया है, मीटिंग करने वाला। तो ये प्रोजेक्ट से 8 जगह पर ये रोड रेलवे से लगता है, तो कंटेनर बाहर के बाहर करना, तो दिल्ली का प्रदूषण कम। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने 6,000 करोड़ दिल्ली को दिए यमुना को शुद्ध करने, पानीपत, सोनीपत सब प्रोजेक्ट पूरे किए, दिल्ली के काफ़ी पूरे हुए। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से दिल्ली को मुक्ति मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली मेरठ का तो वो बन गया, वो उसका अनुभव करते ही है। पहले मैं जाता था, आजकल पहले भी ज़्यादा नहीं गया मैं, तो मुझे पुराने दिन याद है। जी की माफी मांगता हूँ। चीफ मिनिस्टर मुझे बता रहे थे कि देहरादून बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल्ली से रोज 8 से 10 फ्लाइट देहरादून आती है। मैंने बोला चिंता मत कर, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं क्योंकि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ रुकना 1 घंटा, फिर जाने के लिए 1 घंटा, फिर घर जाने मिनिस्टर बन जाइए। तो मैं इनको कह रहा हूँ अभी एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन लाइए कि जो घर के पास में तालाब से उड़ जाएंगे। तो अब पुणे से मुंबई ऐसे 8 प्लेन चलते हैं, जो हाईवे बन गया तो एक ही प्लेन अब पुणे से मुंबई की। तो नेचुरली अच्छी बात है, पर इनको नए एयरपोर्ट और खुलेंगे और 90% पैसेंजर ट्रैफिक। और मैं दिल से चाहता हूँ कि पहला नंबर पुलिस का हो, दूसरा रेलवे का हो, तीसरा रोड का हो, चौथा एविएशन का। एक डर मुझे सता था, शायद 26 ग्रीन हाईवे में बना रहा और मैं 90% गुड्स को ले लूँ रोड पर और 95% पैसेंजर ट्रैफिक को ले लूँ, तो रेलवे का और इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात की चिंता है। ये भी लोग जल्दी जल्दी बदल जाए, नई टेक्नोलॉजी लाए, रेलवे भी ला रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण ये नहीं हो पाएगा। और आने वाले समय में इन सब बातों का उपयोग करके टेक्नोलॉजी जो टनल में है उसके लिए आप काम कर रहे हैं। आपके कारण हमारे 5,000 करोड़ बच्चे एसोसिएशन ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया और अभी भी धर्माधिकारी साहब यहाँ है, आप आपके सुझाव दीजिए। वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन, तो इसलिए कोई किसी की तकलीफ नहीं होगी और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।